नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड। हम लोग इकाई 1 पढ़ रहे हैं। इकाई 1 का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का परिचय। और इसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये इकाई 1 जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का परिचय है, ये आखिरी आपका लेक्चर है। इसके बाद हम लोग जो है इकाई 2 शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इकाई 1 को अगर अच्छी तरीके से समझना है तो लेक्चर्स को जो है क्रम के अनुसार पढ़िएगा, है ना। पहले लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3। अचानक से आप कोई लेक्चर उठा लीजिएगा जैसे लेक्चर 4 या लेक्चर 3, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ने का जो सही तरीका है वो ये है कि पहले लेक्चर 1 पढ़ें, फिर 2 पढ़ें, फिर 3 पढ़ें। इस लेक्चर के अंत में एक छोटा सा क्विज होगा, कुछ एमसीक्यू होंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो पहले हम लोग जो है इन टॉपिक्स को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और इसकी विशेषताएं, और उसके बाद आपके सामने कुछ एमसीक्यू होंगे, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से पहले एक छोटा सा जो हमारा टॉपिक रह गया था उसको देख लेते हैं। वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीमाएं, यानी लिमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे पहला ये बताया गया है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तुलना में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आधारित प्रोग्राम का साइज बड़ा होता है, यानी इसके लिए ज्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है। जो बच्चे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं जान रहे हैं वो लेक्चर 1 को जाके देख सकते हैं। वहां पर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया है। यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो लिमिटेशन जो है वो हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ कंपेयर करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तुलना में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आधारित जो प्रोग्राम बनता है उसका साइज बड़ा होता है, वो आपका ज्यादा मेमोरी लेता है। ठीक है, तो ये एक इसका लिमिटेशन हो गया, इसका सीमा हो गया। दूसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा ऑब्जेक्ट का डिजाइन जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, तो वो जो डिजाइन होता है वो काफी जटिल होता है। किसकी तुलना में? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तुलना में। तीसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आधारित सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उचित योजना व उचित डिजाइन की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाना, किस पर आधारित हो वो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आधारित हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आधारित सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको पहले बेहतर प्लानिंग करना पड़ता है, और उसके बाद जो है एक बहुत अच्छा डिजाइन जो है आपको बनाना पड़ता है, तभी जा करके आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करते हुए। अब हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ ओओपी। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है, किन चीजों को डेवलप करने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दिया हुआ है, इन लिस्ट को आप केवल याद कर लीजिएगा, इसकी डिटेल में आपको जाना नहीं है। पहला है क्लाइंट सर्वर सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। डेटाबेस जो है बहुत सारे तरह के होते हैं, उसमें से एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग के जो लक्षण है उसको इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। अगला है रियल टाइम सिस्टम डिजाइन। फिर है सिमुलेशन एंड मॉडलिंग सिस्टम। फिर है न्यूरल नेटवर्किंग एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग। उसके बाद है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। उसके बाद है कैड कैम सिस्टम, आर्टिफिशियल एक्सपर्ट सिस्टम, और ई कॉमर्स सिस्टम। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशंस दिया गया है, इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको केवल एग्जाम में अगर आएगा तो केवल यही आएगा कि क्या क्या एप्लीकेशंस है वो लिखिए। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होते हैं? ठीक है, तो ये आपको जो है काफी हद तक जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जैसा ही आपको लगेगा, है ना। एक तरीके से उसका एक सब ब्रांच है। आइए जानते हैं। यह एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान है, पैराडाइम है। पैराडाइम के बारे में हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था। तो यह एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, यानी प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है जिसमें, है ना, जिसमें यहाँ जिसमें 2 बार हो गया है, इसको काट लीजिएगा। जिसमें प्रोग्राम का एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडाइम जिसमें प्रोग्राम का एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। इसका अर्थ है कि जो प्रोग्राम कोड होते हैं, यानी जो निर्देशों का समूह होता है, प्रोग्राम कोड मतलब निर्देशों का समूह, वे एक एक करके एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। यानी जो प्रोग्राम का समूह होगा, जैसे जो है पहला लाइन,
दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा, पांचवा। ये जो है आपका निर्देशों का समूह होता है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक एक करके, है ना, पहले पहला जो आपका लाइन है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, इसके बाद पांचवा। इस तरीके से ना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। दूसरा पॉइंट है, इसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों यानी मॉड्यूल में बांट दिया जाता है। इसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। अगला पॉइंट है, सभी आधुनिक भाषाएं इस प्रोग्रामिंग अप्रोच का समर्थन करती है यानी सपोर्ट करती है। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, इसके अलावा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वे इस प्रोग्रामिंग अप्रोच को सपोर्ट करती है। अगला है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की विशेषताएं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग? यह टॉप डाउन अप्रोच का पालन करता है। ठीक है। दूसरा, कोड पढ़ना और समझना आसान होता है। तीसरा, ये यूजर फ्रेंडली होता है। अगला पॉइंट है, मेंटेन करना आसान होता है। अगला है, डेवलपमेंट आसान है, इससे कम मेहनत और समय लगता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या आप कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए, तो जो डेवलपमेंट का टाइम लगेगा वो काफी कम लगेगा और मेहनत भी आपको कम लगेगा। अगला है, किसी प्रकार के एरर को ठीक करना आसान होता है। अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए, उसमें किसी प्रकार का कोई एरर आता है, एरर जिसको कि हम लोग बग भी कहते हैं, ठीक है, तो किसी प्रकार के एरर आने पर उसे ठीक करना यानी उसे डिबग करना आसान होता है। अगला है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अंतर, है ना, अंतर बताना है। यहाँ पर अंतर बताया गया है। सबसे पहला जो अंतर है वो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला अंतर है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है कि यह टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच पर आधारित होता है। दूसरा जो अंतर है वो ये, इसमें बहुत बड़े प्रोग्राम को बनाना कठिन होता है और इसमें बताया गया है कि इसमें बड़े प्रोग्राम क्लास की सहायता से आसानी से बनाए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह फंक्शन पर आधारित होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यह ऑब्जेक्ट पर आधारित होता है। अगला पॉइंट, अंतिम पॉइंट, यहाँ डेटा को ग्लोबल डिक्लेयर किया जा सकता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा अपने क्लास के अंदर ही डिक्लेयर यानी परिभाषित होते हैं। तो अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है ये अगर समझ में नहीं आता है या नहीं आ रहा है, या यहाँ पर जो कहा गया है कि डेटा क्लास के अंदर परिभाषित होता है, तो हम लोग इस लेक्चर के बाद जब हम लोग जावा का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, हम लोग जब कोर जावा पढ़ने लगेंगे, तो वहां पर ये सारी चीजें समझ में आएंगे, ये सारे टर्म समझ में आएंगे क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो है इकाई एक खत्म होता है। इकाई एक के जो है कुल 6 लेक्चर जो है अपलोड हुए हैं। इन लेक्चर्स को आप जो है एक एक करके, है ना, क्रम के अनुसार देखेंगे और देखने के बाद ही आपको सारा जो है चीज समझ में आएगा। और क्रम के अनुसार देखने के कारण ही आपको जो है ये पूरा इकाई समझ में आएगा। अब अचानक से बीच बीच से कोई लेक्चर उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको कमेंट में इसका उत्तर देना रहेगा। मैं केवल प्रश्न और उसका जो है विकल्प पढ़ दे रहा हूं। पहला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी फोर्ट्रैन, ऑप्शन डी ये सभी। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पॉलीमॉर्फिज्म है? इसमें से किसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा? ए कंपाइल टाइम, बी रन टाइम, सी विकल्प ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बॉटम अप अप्रोच का पालन करती है? ए सी प्लस प्लस, बी जावा, सी ए और बी विकल्प दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से हमारा इकाई एक यहाँ समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इकाई दो कोर जावा शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।